नमस्कार दोस्तों, ONN टीवी में आपका स्वागत है। आज खान सर को लेकर एक पटना से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां कोर्ट की सुनवाई टल गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ONN टीवी के एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, खान सर उर्फ फैजल खान के बचने की उम्मीद कम है, लेकिन जब तक अदालत में सुनवाई नहीं हो जाती कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, आज कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन कल इसलिए गया कि लोग कह रहे हैं कि 7 जुलाई को हो सकता है कि फैसला आए। दोस्तों, पटना की कोचिंग मंडी में अगले एक आध महीने में ऐसा कुछ होगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की। खान सर का मामला अब सीधे सीधे 3 मोर्चों पर खड़ा हो गया है। पहला मोर्चा पटना वाला केस है, जहां गिरफ्तारी से पहले राहत मिलेगी या नहीं, यह सवाल अभी भी लटका हुआ है। दूसरा मोर्चा रोशन आनंद का वायरल वीडियो, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए बहुत बड़ा दावा कर दिया कि उन्हें बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। और तीसरा मोर्चा है दिल्ली वाला मामला, जहां पत्रकार अंजना कश्यप और खान सर के बीच विवाद को बातचीत से खत्म कराने की कोशिश शुरू हो गई है। यानी एक तरफ 7 जुलाई की तारीख है, दूसरी तरफ वायरल आरोप है और तीसरी तरफ समझौते की पहल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ेंगी कि नहीं, ये देखने वाली बात है। चर्चित शिक्षक हैं फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है। उनको गिरफ्तारी से पहले राहत वाली अर्जी पर फैसला एक बार देखा जाए तो आज जो हम लोग बात भी कर रहे हैं टल गई है। शुक्रवार को, यानी कि आज, उम्मीद थी कि इस मामले में कुछ बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ गई। अब 7 जुलाई के फैसला आएगा। इसी दिन खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत पर भी बात हो सकती है। मामला वही है जो पिछले महीने पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद से शुरू हुआ था। पहले हंगामा हुआ, फिर मामला पुलिस तक पहुंचा, फिर हथियारों को लेकर सवाल उठे और अब पूरा फोकस इस बात पर आकर टिक गया है कि जिन हथियारों की बात हो रही है उनके कागज पूरे थे या नहीं। देखिए, दरअसल खान सर को गिरफ्तारी का डर है, इसलिए उन्होंने पहले ही कोर्ट से राहत मांगी है। पिछली सुनवाई में दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई थी। सरकारी पक्ष का कहना है कि घटना के दौरान खान सर के जिन सुरक्षा कर्मियों को पकड़ा गया, उनके पास से अवैध हथियार मिले और डर फैलाने के लिए गोली चलाने जैसी बात सामने आई। इसी आधार पर पुलिस इस मामले को गंभीर बता रही है, लेकिन खान सर की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा कर्मियों के पास जो हथियार थे वे लाइसेंस वाले थे और उनके कागज भी मौजूद हैं। अब असली पेच यही है, अगर कागज सही निकले तो कहानी एक तरफ जा सकती है, घटना एक तरफ जा सकती है। अगर कागजों में गड़बड़ी निकली तो मामला दूसरी दिशा में जा सकता है। इसलिए 7 जुलाई की सिर्फ तारीख नहीं, खान सर के लिए एक बहुत बड़ा अहम मोड़ भी है। दूसरी तरफ ये सारी चर्चा भी एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है कि खान सर की शादी में पाकिस्तानी सिंगर सबरी ब्रदर्स को बुलाया गया था और सबरी ब्रदर्स का कनेक्शन आतंकियों से बताया जाता है। तो यहाँ भी अगर कुछ चीजें प्रूफ हो जाती हैं या बात गले से नहीं उतरती है तो खान सर की मुश्किल बढ़ सकती। तो क्या हथियारों के पेपर खान सर की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल। अगर देखिए, आप पूरे मामले को समझिए, यह विवाद 2 जून का है। खान सर के कोचिंग संस्थान और रोशन आनंद के कोचिंग संस्थान के बीच विवाद हुआ था और घटना के बाद, विवाद के बाद, पुलिस ने सबसे पहले रोशन आनंद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ी और खान सर के 2 सुरक्षा कर्मियों को भी पकड़ा गया। इसी बीच खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का रास्ता चुना। अब पुलिस दस्तावेज देख रही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं और लोगों की नजर इस बात पर है कि आखिर इस विवाद में असली जिम्मेदारी किसकी तय होती है। अब इस पूरी घटना का दूसरा मोड़ रोशन आनंद के वायरल वीडियो से आता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से घूम रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें रोशन आनंद बहुत बड़ा दावा करके नजर आ रहा है। वीडियो में वे कहते सुनाई देते हैं कि उन्हें बर्बाद करने के लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए। वे ये भी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि थाने में ही 50 लाख रुपए दिए गए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है, रोशन आनंद ने वीडियो में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, इसीलिए इसे सीधे खान सर से जोड़कर सच मान लेना गलत होगा। या फिलहाल रोशन आनंद का दावा है, साबित फैक्ट नहीं, तथ्य नहीं है। वीडियो में रोशन आनंद यह भी कहते हैं कि वे सिस्टम से हार गए। उनका कहना है कि जब ये जेल में थे तो फैसला लेने वाला कोई और नहीं था। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस जरूर तेज कर दी है, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल रहे हैं। कोई इसे खान सर वाले विवाद से जोड़ रहा है, कोई इसे सिस्टम पर आरोप मान रहा है, लेकिन अभी तक
यह भी साफ नहीं है यह वीडियो किस दिन का है, किस क्लास में रिकॉर्ड हुआ और किस संदर्भ में ये बात कही गई। इसलिए इस वायरल वीडियो को लेकर जितनी चर्चा हो रही उतनी सावधानी भी जरूरी है। आप कुछ भी करने से पहले बच्चे, अदरवाइज आप भी फंस सकते हैं। रोशन आनंद के मामले में एक और संवेदनशील मोड़ उनके भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद आया। रोशन आनंद के जेल में रहने के दौरान उनके छोटे भाई प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर के एक होटल में मृत पाए गए थे। जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान सर पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अभी तक किसी कोर्ट या जांच एजेंसी ने खान सर के खिलाफ हत्या जैसे आरोपों की पुष्टि नहीं की है। नेपाल पुलिस की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाहरी हमले के साथ सबूत नहीं मिलने की बात सामने आई थी। हालांकि आगे की जांच की बात कही गई, इसलिए इस हिस्से में भी यह कहना जरूरी है कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन अभी साबित नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताइए, पटना में क्या एजुकेशन माफिया काम कर रहा है? देखिए, नेपाल वाले डार्क नेटवर्क का मामला तो सच में गंभीर है। दुनिया जानती है, समय समय पर ये न्यूज में भी मुद्दा आता है, पुलिस भी सक्रिय रहती है। आपको क्या लगता है, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की लाश नेपाल के विराटनगर के होटल में अचानक भी मिल गई? मुझे नहीं लगता। ये कोई सिंपल हादसा नहीं, बल्कि महीनों की रेकी और एक बहुत गहरी साजिश का नतीजा मालूम हो रहा है। देखिए, बिहार से सटा हुआ नेपाल का बॉर्डर इन सफेद उस कोचिंग माफियाओं के लिए सबसे बड़ा सेफ हेवन यानी महफूज पनाहगाह बना हुआ है। ये दुनिया जान चुकी है। कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, पटना में बैठकर पूरी स्क्रिप्ट लिखो, शूटर हायर करो और जैसे ही कांड हो रातों रात रफौल या जोगबनी के रास्ते क्रिमिनल बॉर्डर पार। नेपाल पुलिस को भनक तक नहीं लगती। दूसरी सबसे बड़ी बात, हवाला की फंडिंग। आपको क्या लगता है, रोशन आनंद ने जिस 10 करोड़ रुपए के खर्च होने का दावा किया है, अगर उसमें तनिक की सच्चाई है तो क्या वो सूटकेस में भरकर वो बांटे गए होंगे? जी नहीं। यही काम आता है नेपाल का हवाला नेटवर्क। करोड़ों का ब्लैक मनी नेपाल के रास्ते इधर उधर किया जाता है ताकि पुलिस ट्रांजेक्शन की ट्रोल ही न पकड़ी जाए। और ये ट्रेल विराटनगर जैसे शहर में ये तो इनके कैंप है। जब किसी को इस रास्ते से हटाना हो या हमेशा के लिए मुंह बंद कराना हो तो उसे सेटलमेंट के बहाने या फिर फरारी काटने की जगह देने के नाम पर नेपाल के किसी होटल में बुलाया जाता है। वहां न बिहार की पुलिस का डर, न मुखबिरी का खतरा। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव के मामले में बिल्कुल यही पैटर्न नजर आ रहा है। होटल में बुलाया और फिर खामोशी से काम तमाम। ये लोग पटना में सिर्फ कोचिंग नहीं चला रहे हैं, ये बकायदा एक क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, जिसका रिमोट कंट्रोल नेपाल में सेट है। 7 जुलाई को जब जांच एजेंसियां इस नेपाल वाले रूट का कच्चा चिट्ठा कोर्ट को खोलेंगी तो यकीन मानिए तो ये ऐसे बड़े चेहरों से नकाब उतरेगा जिसकी आपने और हमने कभी कल्पना भी नहीं की। खुद सोचिए, एक तरफ रोशन आनंद खुलेआम दावा कर रहे हैं इस पूरे गेम में 10 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग हुई है। कहा जा रहा है कि सिस्टम को खरीदने के लिए थानेदार की जेब में 50 लाख रुपए डाल दिए गए और दूसरी तरफ नेपाल में लाश गिर रही है। तार जोड़कर देखिए, ये कोई 2 टीचरों की कुर्सी की लड़ाई नहीं है बॉस। ये शिक्षा के नाम पर चल रहा है एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट है। नेपाल से लेकर पटना तक पर्दे के पीछे से हथियारों और पैसों का खौफनाक खेल खेला जा रहा है। ये जो सफेद पोस्ट माफिया खुद को शिक्षा का भगवान समझ बैठे हैं ना, इन्होंने नेपाल वाला कार्ड खेलकर अपने लिए कब्र खोद ली है। 7 जुलाई की सुनवाई का इंतजार कीजिए। जिस दिन कोर्ट में इन हथियारों, 10 करोड़ की फंडिंग और नेपाल वाला सिंडिकेट की फाइल खुलेगी, पूरी पटना की कोचिंग मंडी में ऐसा भूचाल आएगा कि असली मास्टरमाइंड का धुआं धुआं होना तय है। लिख के रख लीजिए, ये किसी कीमत पर बचने वाले नहीं है। अंजना ओम कश्यप और खान सर को लेकर एक मामला है जिसमें कोर्ट की हियरिंग हो रही है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पत्रकार अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच जो विवाद चल रहा था उसमें अब मामला बातचीत से सुलझाने की दिशा में कोशिश हो रही है। ये मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि विवाद को और आगे बढ़ाने के बजाय बैठकर बात कीजिए और समाधान निकालिए। इसके लिए एक वरिष्ठ वकील को बीच बचाव की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस विवाद की शुरुआत एक टीवी कार्यक्रम की टिप्पणी से हुई। अंजना ओम कश्यप की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कई अपमानजनक बातें की गई और उनके बच्चों से जुड़ी जानकारी भी पब्लिक की गई। दूसरी तरफ खान सर के वकील ने कहा है कि बच्चों से जुड़ी विवादित बातें हटाई जाएंगी, लेकिन अंजना की तरफ से भी इस तरह की टिप्पणियां आगे नहीं होनी चाहिए। देखिए, तनातनी मौजूद है दोनों के बीच में। कोर्ट ने भी साफ संकेत दिया कि खान सर एक शिक्षक हैं, इसलिए उन्हें शब्दों के चुनाव में और ज्यादा सावधानी
रखनी चाहिए। यानी यह मामला लड़ाई को आगे बढ़ाने से ज़्यादा उसे खत्म करने की दिशा में ये कोशिश हो रही है। लेकिन खान सर और अंजना कश्यप पे अब पूरा दरमदार है कि वे इस पूरे मामले को कैसे सुलझाते हैं। क्या आगे अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं या कोर्ट की बातों में या उस पर एतबार करके इस पूरे मामले को सुलझा लें। ये था खान सर को लेकर पूरा मामला। अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। देखना है कोर्ट का क्या फैसला आता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नमस्कार।